नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रतिनिधि एकांकी संकलन, जिसमें जोंक एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क जिसके एकांकिका हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जोंक शीर्षक जो है उसका तात्पर्य है एक जोंक पानी का एक जीव जो मनुष्य के शरीर से चिपक जाता है और चुपचाप खून पीता रहता है, जिससे व्यक्ति क्रशकाय हो जाता है। और ठीक उसी तरह जो बिन बुलाए मेहमान हैं, जिनका आना हमें अच्छा नहीं लगता है और वो कई दिनों तक टिके रहते हैं, तो वो इस एकांकी के माध्यम से जोंक सिद्ध किए गए हैं, जिससे दूसरों को भी असुविधा होती है और आर्थिक रूप से बोझ भी उनको उठाना पड़ता है। तो ये जो एकांकी है, इसमें इसका शीर्षक जोंक इसलिए रखा गया है, उसका कारण यह है कि जो भारत की जो परंपरा है मेहमान नवाजी की, तो उसको इस एकांकी में खोखली परंपरा चित्रित किया गया है, जिसमें घर मेहमान आते हैं और वे लोग मेहमान नवाजी की जो जुटी शान शौकत है उसमें आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और घर आया मेहमान उस परिवार के जोंक की तरह चिपक करके उनका खून चूसता रहता है, जब तक वह चिपका रहता है और मेहमान नवाजी का आनंद उठाता रहता है। तो यही इस एकांकी में लेखक ने दर्शाया है कि जो भोलानाथ है घर का मुखिया, वो सीधा साधा मनुष्य है और बनवारी उसका परिचित है और उसके गांव का रहने वाला आदमी है। तो केवल इतनी ही जानकारी होती है और वह इसी जानकारी के कारण वह उनके घर में आकर के मेहमान नवाजी का आनंद उठाता है और जोंक की तरह चिपक जाता है। तो भोलानाथ और उनके जो पड़ोसी हैं प्रोफेसर आनंद, वो दोनों उसे वहाँ से टालने की कोशिश करते हैं और कई प्रकार की योजनाएं भी बनाते हैं, लेकिन जो बनवारी लाल है उनके सामने ये सारी योजनाएं धराशायी हो जाती है और वह जोंक बन करके उस परिवार का खून चूसता रहता है। उपेंद्रनाथ अश्क एक यथार्थवादी शैली के एकांकीकार हैं। इनकी एकांकियों में जो मध्यम वर्ग है उसका जो पारिवारिक जीवन है उनकी झांकियां देखने को मिलती है। और ये जो एकांकी है वो एक प्रहसनात्मक एकांकी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार मेहमान आए दिन किसी परिवार में आकर के जोंक की तरह चिपक लेता है। तो एकांकी के तत्वों के आधार पर हम इस एकांकी का तात्विक रूप से समीक्षा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी कथा वस्तु के बारे में जानेंगे। तो ये एकांकी मध्यम वर्ग की जो मानसिकता है और जो विवशता है, उन्हीं परिस्थितियों को लेकर एक हास्य व्यंग्य प्रदान सफल प्रयास कहा जा सकता है। और मध्यम वर्ग के परिवारों में अतिथि देवो भव की जो परंपरा चली आ रही है, और आज के युग में जब इन परिवारों के पास रहने की पूरी व्यवस्था नहीं है और महंगाई की मार है, फिर भी जब कोई मेहमान आता है तो उसको झूठी शान दिखाने के लिए वह खुद परेशान होकर के, दुखी होकर के और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए उनकी खूब आवभगत करते हैं। और जो मेहमान है उनकी मानसिकता से वह परिचित होता है और मुफ्त में कई दिन वहां रह करके मेहमान नवाजी का आनंद उठाता है। तो इसी मनोवृत्ति पर उपेंद्रनाथ अश्क ने इस पूरी एकांकी के रूप में व्यंग्य किया है। तो जो भोलानाथ है उनसे मिलने उनके प्रोफेसर मित्र जो हैं मिस्टर आनंद, वो वहां आए हैं और उन्हीं के यहाँ पे वो रुके हुए रहते हैं। तो अचानक घबराया हुआ भोलानाथ प्रोफेसर आनंद से जोंक की तरह चिपकने वाले उनके जो परिचित मेहमान हैं बनवारी लाल, जो उनके फिर से शहर आने की खबर देता है। तो मिस्टर आनंद उनसे पूछते हैं कि वे इतने दुखी क्यों हैं, मुझे वास्तविकता बताइए। तो बनवारी लाल उनके भाई का कोई जानकार है और उनके जो गांव है बाशिंदा, वहां का रहने वाला है और वो किसी काम से शहर में आया हुआ है। तो जब भी वो किसी काम के लिए शहर आता है तो वो सीधा इनके घर पर आकर के ठहर जाता है और कई दिनों तक वापस जाने का नाम नहीं लेता है। तो भोलानाथ इस बार अपने जो मित्र हैं प्रोफेसर आनंद,
उनकी सहायता लेता है कि इस बला को अपने सिर पर से कैसे टाला जाए। तो प्रोफेसर आनंद को एकदम से एक उपाय सूझता है और वो कहते हैं कि जैसे ही वो आएगा तो तुम उनको बोल देना कि मुझे भूख नहीं है और मैं खाना नहीं खाऊंगा, और जो उनकी पत्नी है, भोलानाथ की पत्नी, तो वो कह देगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझसे काम नहीं होगा। तो जैसे ही बनवारी 2 लोकियां लेकर के घर में प्रवेश करता है और जो भोलानाथ की पत्नी है कमला, तो वह उसके बारे में बताते हैं कि इसको हिस्ट्रीरिया जो रोग है उसके दौरे पड़ रहे हैं, और फिर प्रोफेसर आनंद अपना उसको परिचय देते हैं। तो बनवारी लाल जो है वो घर में खाना क्यों नहीं बना इसका कारण पूछता है और रसोई में जाकर के देखता है कि कोई सामान नहीं है, तो वो बाजार जाकर के जरूरी सामान लेने के लिए चला जाता है। तो वापस भोलानाथ और जो कमला है वो अपने घर के दूसरे कमरे में छुप जाते हैं, और जो प्रोफेसर आनंद है वो वापस लौट करके आते हैं और बनवारी को कहते हैं कि जो भोलानाथ है उनकी पत्नी को उनके साथ वो पीहर लेकर के गए हैं। और बनवारी लाल बाजार से लाए सामान से लौकी की खीर बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। तो 1 घंटे के बाद जब भोलानाथ और बनवारी सोचते हैं कि हमारी बला टल गई है और कमरे से बाहर निकलते हैं, तो रसोई में से निकल के बनवारी लाल बाहर आते हैं और भोलानाथ के नहीं जाने पर आश्चर्य प्रकट करते हैं। तो भोलानाथ कहता है कि हमारी गाड़ी छूट गई और पत्नी को स्टेशन पर बिठा कर के मैं आया हूं, और पान खाने के लिए जैसे ही बनवारी लाल घर से बाहर निकलता है तो वैसे ही जो भोलानाथ है बनवारी लाल का झोला बाहर रख करके अपने कमरे से बाहर रख करके ताला लगा देता है। और जो प्रोफेसर आनंद है वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन इस पर भी बनवारी वहां से जाने का नाम तक नहीं लेता है और भोलानाथ के ताला लगे कमरे से एक प्रकार से चारपाई उसे सटा करके सो जाता है और किवाड़ खोल करके कोई बाहर न जाने पाए, ऐसे वो गेट के पास में ही चारपाई लगा करके वहीं बैठ जाता है। फिर उसके बाद दोपहर को लगभग 3:30 बजे जब प्रोफेसर आनंद परेशान होकर के जो वेंटिलेटर या रोशनदान है उसमें एक गत्ता लगा हुआ होता है उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, तभी बनवारी लाल की आंख खुल जाती है और वो जोर जोर से चोट चोट करके चिल्लाने लगता है। तो कई पड़ोसी जो है वो वहां आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और फिर पुलिस भी बुला लेते हैं और प्रोफेसर आनंद की बात कोई नहीं सुनता और उनकी पिटाई कर दी जाती है। तो फिर भोलेनाथ बाहर निकल के अपने जो मित्र हैं आनंद, उनको वो छुड़वाता है और बनवारी लाल के आने पर भोलानाथ उसको कहता है कि वे घर में ताला लगा करके गुरदासपुर जा रहे हैं और जहां उनका जो साला है वो म्यूनसिपलिटी में हेड क्लर्क है। तो ये सुनकर के बनवारी लाल भी कहता है कि मुझे म्यूनसिपलिटी में कुछ काम है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो इस एकांकी में बताया गया है कि जिस प्रकार कोई जोंक चिपक जाता है और छूटने का नाम नहीं लेता है, उसी प्रकार बनवारी लाल भी इसी एकांकी में मेहमान के रूप में एक जोंक है जो एक बार चिपक जाने के बाद छूटने का नाम नहीं ले रहा है और मेहमान बनकर के उस घर में खून चूसता चला जा रहा है। तो इस एकांकी का जो शीर्षक है जोंक, वो सार्थक हुआ है और प्रभावशाली भी है। अब एक बार हम इसकी संवाद योजना देखेंगे कि ये जो एकांकी है इसमें जो संवाद है वो एकदम सरल है, छोटे हैं और भावों को अभिव्यक्त करने में सार्थक भी हुए हैं। जैसे कि भोलानाथ कहता है कि मैं कहता हूं हमें वहां बैठे बैठे 1 घंटा हो चुका है और तुमने अभी तक आवाज नहीं दी। तो प्रोफेसर आनंद कहते हैं कि मैं कहता हूं धीरे बोलो, वह रसोई घर में बैठा खाना खा रहा है। फिर भोलानाथ बर्तनों की ओर देखकर कहता है और यह तुम? तो प्रोफेसर आनंद कहते हैं कि मैंने भी उपवास खोल लिया, ये लौकी की खीर तो ऐसी स्वादिष्ट बनाता है कि क्या कहूँ। फिर भोलानाथ कहते हैं परंतु किंतु, लेकिन वो चुप हो जाते हैं। तो इसकी जो भाषा है, इस एकांकी में जो पात्रों की जो भाषा है वो रंगमंच पर व्यावहारिक रूप में परिणित होने के कारण जो गुण अपेक्षित होते हैं वो उन्होंने
सरल और व्यावहारिक होने के साथ साथ पात्रों के अनुकूल प्रयोग किए हैं। तो इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो बनवारी लाल है उसको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती है और वो हंस कर के बोलता है कि क्यों ना हो। यह एक बार किसी ने एक साधु से पूछा था कि खाने का ठीक समय कौन सा है, तो साधु ने उत्तर दिया कि संपन्न का जब मन हो और विपन्न को जब मिले। कि जो संपन्न आदमी है, जिसके पास भौतिक सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं हैं, तो उसका जब मन करे तब उसको वह भोजन कर लेता है। और जो अभावग्रस्त व्यक्ति है, जिसमें संसाधनों का अभाव है, उसको जब भी भोजन मिल जाए उसका वही समय भोजन करने का हो जाता है। तो आप ठहरे धनी मानी और हम निर्धन, अच्छा पान तो लेंगे ना। तो जो मारवाड़ी पड़ोसी है उनका, तो वो बोलता है, तो इसमें जो इनका मारवाड़ी पड़ोसी होता है वो बोलता है कि बच गया 6 शाप, थाके चोरी कर रहे हो छो। तो फिर जो पंजाबी पड़ोसी है वो बोलता है कि ए कहंदा है, नाले चोर नाले चतुर, ए हैंडबैग किथे ले चली ऐसी। और फिर उसमें जो एक तीसरा पड़ोसी आता है वो हिंदुस्तानी, तो वो बोलता है कि समझिए बच गए, आपके मित्र ने इसे ठीक मौके पर चोरी करते हुए पकड़ लिया। तो इस प्रकार इसमें एकांकी में दिखाया गया है कि आज से 50 साल पहले ये जो एकांकी लिखी गई थी उसने आज के संदर्भ में वर्तमान समय की वास्तविकता को उन्होंने उसमें चित्रित कर दिया। तो इस प्रकार लेखक ने इस सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी को वास्तविक अर्थों में सामाजिक वातावरण में ही घटित कर दिखने में वह पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। आज का जो समय है इसमें महंगाई एक बहुत बड़ी समाज की विडंबना कही जा सकती है, जिसमें आम आदमी का पेट भरना दूभर हो गया है। तो उसी संदर्भ में इस एकांकी के उद्देश्य ने इसको स्पष्ट किया कि जो मध्यम वर्ग है और भारतीय जो गृहस्थ है, वो जो परंपरागत जो संस्कार हैं जिसके अंतर्गत वो मेहमान नवाजी निभाता है और अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसका उदाहरण पेश करता है। लेकिन जब परेशानी हद से अधिक हो जाती है तो उसको वो टालने में ही समझदारी समझता है। तो जो खोखले आडंबर हैं और जो हमारे संस्कार हैं उन्होंने समाज की दुर्दशा कर दी है। और जो मध्यम वर्ग में जो शिष्टाचार की भावना है या अतिथि सेवा की जो भावना है उसका लाभ उठा करके कई लोग जोंक की तरह जबरदस्ती चिपक जाते हैं और उन मेहमानों का पर्दाफाश करने का लेखक ने एक सफल प्रयास किया है। तो हमने देखा कि इस एकांकी में जो पात्रों की संख्या है वो कम है और भाषा और संवाद जो है वो अभिनय के अनुकूल हैं। 3 अंकों वाले इस एकांकी में थोड़े बहुत दृश्य जो हैं उनमें परिवर्तन भी होता है, लेकिन अगर उसका हम रंगमंच पर अभिनय करना चाहें तो वो एक ही सेट में पूरा अभिनय हो सकता है। अब इस एकांकी में हम एक बार भोलानाथ के जो चरित्र है उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आता है कि जो जोंक एकांकी के आधार पर भोलानाथ की चारित्रिक विशेषताओं को बतलाइए। तो उसमें हम सबसे पहले उसके बारे में कहेंगे कि एक शिष्टाचारी व्यक्ति है और वह अपने घर में आए पुराने परिचित व्यक्ति को पानी पीने के लिए पूछता है और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखता है और बड़े उत्साह से कहता है कि बड़े जरूरी काम से जा रहा था, मैंने तो शिष्टाचार वश आपसे पानी के लिए पूछा है। और उनकी पत्नी केवल ठंडे पानी का ग्लास ला करके उनके सामने रख देती है। तो इतने से शिष्टाचार पर जो बनवारी लाल है मेहमान के रूप में आकर के उनके घर में जम जाता है और ऐसे कई अवसर आए जब भोलानाथ उसे साफ शब्दों में घर से चले जाने के लिए भी कह सकता था, लेकिन वो शिष्टाचार के वशीभूत उससे वो स्पष्ट रूप से वो उसको नहीं कह पाता है कि वो घर से चले जाए। वह स्वयं परेशान होता रहता है लेकिन उसको वो बोल नहीं पाता है कि वो उसके घर से चला जाए। और भोलानाथ का हमने संवेदनशील रूप भी इस एकांकी में देखा कि वह वार्तालाप जो है आनंद
आनंद से अपनी परेशानियों का बारे में वार्तालाप करता है या परेशानियों का जब जिक्र करता है तो उसे अपने अभावग्रस्त जीवन का बहुत दुख होता है कि मैं इतने अभाव में कैसे जीवन यापन कर रहा हूँ। तो वह अपनी पारिवारिक परेशानियों को ध्यान में रख करके अपनी पत्नी के प्रति काफ़ी वो संवेदनशील बना रहता है और वह नहीं जानना चाहता है कि उसकी पत्नी को किसी तरह का कष्ट हो। और गर्मी के दिनों में वो इस मेहमान नवाजी से दुखी होकर के बीमार हो जाए। तो इस प्रकार इस एकांकी में भोलेनाथ को परिस्थितियों से विवश दिखाया गया है, जो कि निम्न मध्यम वर्ग की प्रमुख समस्या है। और चूंकि वह मध्यम वर्ग का व्यक्ति है तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर भी है। वह किराए के एक पुराने मकान में रहता है और इसमें एक ही कमरा है और कोई मेहमान आ जाए तो उसके पास उठने बैठने और रहने की भी व्यवस्था वो उसके नहीं कर पाता है। तो इस कारण जब बनवारी लाल मेहमान बन करके आता है तो भोलानाथ और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। और ऐसा इस एकांकी में दिखाया गया है कि भोलानाथ का जीवन शुरू से ही अभाव में बीता था और नौकरी पाने के लिए उसे कई जगह धक्के खाने पड़े और अपने मित्र जो आनंद है वो उसको अपनी परेशानी बताता है और उसे पता चलता है कि वह बहुत विवश है अपनी परिस्थितियों को लेकर के। तो इस एकांकी के माध्यम से हम एकांकीकार का अगर उद्देश्य स्पष्ट करना चाहें तो उसमें हम कहेंगे कि जो भारत का जो समाज है जिसकी परंपरा है अतिथि देवो भवो, तो उसकी अतिथि को भी सोच समझकर किसी के घर में रहने के लिए आना चाहिए, उसकी परेशानियों को समझना चाहिए। और जो भारतीय पारिवारिक शालीनता है उसका मूल उद्देश्य अतिथि का आदर सत्कार करना कहा गया है। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और जो घर का मुखिया होता है उसको परेशानी में डाल देते हैं। तो उसके सामने ये दुविधा हो जाती है कि वह अपने मुंह से मेहमान को चले जाने के लिए कैसे कहें और उसको जो अपनी प्राचीन परंपरा है उसका भी निर्वाह करना है। तो इन सब में वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता है। तो इस कहानी से हमें समझ में आ गया कि वास्तव में जोंक, आज के संदर्भ में जोंक क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे एक बार कि जोंक जो एकांकी है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि जोंक कहानी ऐसे जो मेहमान हैं बिन बुलाए मेहमानों का प्रतिनिधित्व करती है जो बिना किसी संबंध के, बिना किसी गहरी रिश्तेदारी के वो एक दूसरे के परिवार पर जोंक की तरह चिपक करके दूर नहीं हटते हैं और जो मेजबान परिवार है उसके लिए परेशानियां पैदा कर देते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है उसमें हम देखेंगे कि जो जोंक एकांकी है उसमें लेखक क्या कहना चाहता है या एकांकीकार क्या कहना चाहता है। तो उसमें हम लिखेंगे कि जो भारत की जो परंपरा है अतिथि देवो भव की, उस खोखली परंपरा पर उन्होंने व्यंग्य किया है अपनी एकांकी के माध्यम से। और आवश्यक स्थिति के अनुरूप परंपरा का निर्वाह होना चाहिए। यदि कोई संपन्न ही नहीं है, उसके अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो कैसे मेहमान नवाजी को पूरा करेगा। तो इसलिए किसी को भी सोच समझकर किसी के यहाँ मेहमान बन करके जाना चाहिए, अगले की परिस्थिति का आकलन करने के बाद। ठीक है, फिर है कि जोंक एकांकी के पात्रों के नाम बताइए। तो इसमें हम बताएंगे कि पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों हैं। तो जो पुरुष पात्र हैं उसमें है एक मुखिया भोलानाथ, और फिर है बनवारी लाल उनका मित्र, और प्रोफेसर आनंद, वो भी उनके भोलानाथ के परिचित हैं। और स्त्री पात्रों में है भोलानाथ की पत्नी कमला। और जो पड़ोसी हैं अन्य पात्र के रूप में, उसमें है गुजराती, मारवाड़ी और हिंदुस्तानी। एक प्रश्न हम देखते हैं कि लौकी की खीर हिस्टीरिया में बड़ा लाभ करती है। तो ये कथन किस एकांकी में किस पात्र के द्वारा कहा गया। तो ये जो कथन है वो जोंक एकांकी से लिया गया है, जिसमें बनवारी नाम का एक पात्र है जो भोलानाथ के घर रहने के लिए आता है और जबरदस्ती प्रवेश करके मेहमान बन जाता है।
तो वह अपने साथ 2 लौकी लेकर आया था और भोलानाथ की पत्नी को हिस्टीरिया रोग होने का बहाना वह देते हैं और उसके ऊपर बनवारी कहता है कि लौकी की जो खीर है वो हिस्टीरिया में बहुत लाभ प्रदान करती है और वह स्वयं रसोई में घुस करके खीर बनाने लग जाता है। तो भारत की जो परंपरा है अतिथि सेवा की, उस पर उन्होंने व्यंग्य किया और ऐसे अतिथियों को आगाह भी किया कि उन्हें अतिथि की तरह रह करके चुपचाप निकल जाना चाहिए और जोंक की तरह चिपक कर किसी का खून चूसना अच्छी बात नहीं है। तो इन उद्देश्यों का निर्वाह जो है उपेंद्रनाथ अश्क ने अपने इस एकांकी में किया है। तो आज की क्लास में हमने जोंक एकांकी का परिचय जाना था। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।